हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी पॉलिटिकल फीडबैक के प्रदेश सह संयोजक श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी। हम आजकल बात कर रहे हैं कृषि बिल 2020 की। क्या कहेंगे, क्या राय है इस बिल के बारे में आपकी? हमारी संसद ने कृषि संबंधी 3 बिल पास किए हैं और ये तीनों बिल कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करेंगे। उसका एक कारण है। एक बिल हमने पास किया है, हमारी संसद ने पास किया है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। अब ये मूल बिल तो बहुत पुराना था और मैं आपको बताना चाहता हूं अमित जी कि इस बिल के कारण से बोलचाल में ईसी एक्ट कहते थे हम लोग, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट। इसकी धारा 3/7 सेक्शन 3 में वायलेशन है और सेक्शन 7 में उसका पनिशमेंट प्रोवाइड है। रास्ता चलते व्यापारी पर अगर कोतवाल साहब नाराज हो गए, एसडीएम साहब नाराज हो गए, तहसीलदार साहब नाराज हो गए, रास्ता चलते व्यापारी को बेइज्जत करने के लिए इस धारा का उपयोग देश में हो रहा था पिछले लगभग 65 वर्षों से। केवल व्यापारी को बेइज्जत करने का काम धारा 3/7 में हो रहा है। मैंने तो स्वयं इसके मुकदमे किए हैं, मुझे इसका अनुभव है। अब हमने इस पर राइडर हटा दिया। अब हमारे देश का किसान अपनी उपज अपने मेल डालकर मंडी का रेट देख ले, चाहे दिल्ली की मंडी में उसे भाव अच्छा मिल रहा हो दिल्ली ले जाए, मेरठ की मंडी में भाव अच्छा मिल रहा है मेरठ ले जाए, हरियाणा की मंडी में माल अच्छा मिल रहा बिक रहा है उसका वहां ले जाए। ये हमने प्राविधान किया है। इसमें किसानों को जो कहा जा रहा है या उनको बरगलाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक विपरीत है। आप एक बात देखिए, आपकी एक चीज पहले जिले से बाहर नहीं जा सकती, आज आप उसको देश की किसी मंडी में ले जा सकते हैं, किसी जगह ले जा सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, नॉट ओनली मंडी। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब उपज हमारी मूवमेंट में होगी तो स्वाभाविक दाम भी अच्छा मिलेगा। ये जो बिल लाया गया था 1955 में, ये काला बाजारी को रोकने के लिए लाया गया था, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल 2020। तो अब आपको लगता है नहीं कि इससे काले बाजारी और बढ़ेगी? मुझे मैं आपका कंसेप्शन थोड़ा क्लियर कर दूं। भंडारण कौन करेगा? ये जो एक किसान जो है, एक छोटा किसान है, वो भंडारण कहाँ करता है? वो भंडारण कहाँ करता है? एक छोटा किसान भंडारण कहाँ करता है? वो तो आप बात सुन आज फसल हुई कल बेच देता है। अब बड़े बड़े लोग आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आएंगे सेक्टर में, वो करेंगे भंडारण, वो कमाएंगे प्रॉफिट। आप बात सुनिए, ये जो एक्ट बना था सही मायने में सरकार ने उस समय अपनी विफलता का ठीकरा जो था वो व्यापारियों के सिर पे मढ़ दिया। एक बात बताइए, कभी भी किसी भी देश में क्या ये कंसेप्शन होगा कि महंगाई बढ़ रही है तो व्यापारी बढ़ा रहा है? ये एक झूठ फैलाकर इस एक्ट को लागू किया गया और इस एक्ट का कोई परिणाम समाज पे देखने को या देश में देखने को नहीं मिला। अब बात रही स्टोरेज की। मैंने कहा जो किसान खुली प्रतियोगिता में आ जाएगा तो उसको बेटर दाम मिलने ही है। और सरकार ने ये भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम जारी करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे वस्तु खरीदी नहीं जाएगी। नहीं, अगर एमएसपी की बात करें तो आज 20 रुपए किलो बिकी है। एमएसपी की बात करें तो मात्र देश का 6% किसान ही एमएसपी रेट पर अपनी फसल बेच पाता है। कहाँ मिलता है एमएसपी पर उसको? बहुत सही रेट कहाँ मिल पाता है? आपने अब इसमें फर्क समझें आप। यही नए एक्ट में प्राविधान है, आप फर्क समझें। पहले एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी, हर राज्य अलग अलग डिक्लेयर करते थे, 10-20 रुपए का राज्यों के बीच में भी अंतर होता था। और एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद सरकार खरीद केंद्रों की स्थापना करती थी। आज हमने क्या किया, एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, खरीद केंद्र सरकार अपने बनाएगी, बाकी कोई भी व्यक्ति उस एमएसपी के मूल्य से कम देकर वस्तु को खरीद ही नहीं सकता।
ये एक्ट में प्राविधान है। यानी अब हमारी केवल सरकारी जो खरीद केंद्र हैं उन पर ही अपना उपज बेचने की बाध्यता समाप्त हो गई। इतना क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? कंसेप्शन आप मैं कुछ क्लियर कर पाया अमित जी? सरकारी खरीद केंद्र पर ही किसान अब अपनी उपज नहीं बेचेगा, कोई भी उसकी उपज लेगा तो एमएसपी के रेट पर तो लेगा ही, ये एक्ट में प्राविधान है। अब अगर बेटर मिल रहा है एमएसपी, अच्छा एक बात बताइए, एमएसपी से बेटर रेट अगर 50 रुपए 100 रुपए कुंटल किसी को मिल रहे हैं तो वो तो वैसे भी सरकारी केंद्र पर क्यों जाने लगा? एमएसपी रेट पे तो कोई मिलते नहीं है, उससे नीचे ही मिलते हैं, अधिक तो कोई देता नहीं एमएसपी रेट से। एमएसपी रेट से नहीं, बहुत बार होता है बिकता ही नहीं, एमएसपी नीचे होती है ओपन मार्केट में। एमएसपी रेट से नीचे ही व्यापारी जो किसान है वो व्यापारी को बेचते हैं। क्या कहा? फिर से रिपीट करिए। जो है वो एमएसपी रेट, अगर व्यापारी है किसान से एमएसपी रेट से नीचे ही खरीदता है। अगर एमएसपी ही खत्म कर दी जाएगी तो किसानों को रेट पर एक सिक्योरिटी है, एमएसपी एक सिक्योरिटी है। हाँ किसानों के लिए। हाँ, अब इस तो वो यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सरकार जो है वो मिनिमम एमएसपी खत्म नहीं कर दिया, एमएसपी खत्म नहीं कर दिया, ये प्लानिंग है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार डिक्लेयर करेगी ही। खत्म करने की प्लानिंग है, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। आज ही मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी हर हालत में डिक्लेयर होगी। हमारे जो खरीद केंद्र हैं सरकार द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं सारे देश में वो स्थापित किए जाएंगे और एमएसपी से लोअर कोई भी वस्तु खरीदने की अनुमति उसको नहीं होगी। यानी एमएसपी माने न्यूनतम प्राइस हमने किसान की फसल का घोषित कर दिया, सपोर्ट प्राइस, और इस पर तो आपको लेना ही है, इससे नीचे का कोई मतलब ही नहीं। तो वो जो बात आप कह रहे थे खरीद केंद्रों पर कुल 6% 7% फसल जा पाती है, वो बात ही खत्म हो जाएगी। हमारा माल जहां कहीं बिक रहा है वो एमएसपी पर या उससे ऊपर बिकेगा। ये इस एक्ट के बाद प्रभाव आपको दिखेगा। इसको क्लियर किया है आज मोदी जी ने। इससे एक बात और उभर के आ रही है कि जो मंडी समिति हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। जैसे बिहार में इस समय मंडियां नहीं है, वहाँ किसान खुले बाजार में बेचता है और वो नहीं बेच पा रहा है अपनी फसल। जैसे पंजाब में मंडियां बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं, वेस्टर्न यूपी में अच्छी तरह काम कर रही है, हरियाणा में काम कर रही हैं। तो अगर आप देखो कि इस कानून के द्वारा मंडी खत्म हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा विरोध आप देखो हरियाणा पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, बाकी कहीं इतना विरोध नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? नहीं अमित जी, अब आप इसका जरा प्रैक्टिकल एटीट्यूड समझो। मंडी क्यों खत्म हो जाएगी? अगर मान लीजिए गेहूं का एमएसपी 2000 रुपए पर क्विंटल डिक्लेयर किया जाता है और मंडी में आड़त स्थापित है, मंडी में आड़ती बैठे हैं और वो 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद रहे हैं अपनी आड़त पर, तो इसको रोकने वाला कौन है? और किसान बेचना चाह रहा है। इसमें खत्म होने, हाँ मंडी के जो चक्कर से और कि मंडी समिति शुल्क लगेगा कि फलाना लगेगा ढिमका लगेगा, इस सबको हमने अबॉलिश कर दिया। किसान मंडी में भी जाके अपना बेच सकता है। ये किसने कहा कि बाहर वाले आदमी कोई बेचे? तो अब आपको लगता है नहीं नई अपॉर्चुनिटी हमने दी है कि अगर आपका माल मंडी में बेचने की बाध्यता उस पर अब रही नहीं, लेकिन यदि वो मंडी का उपयोग करना चाहता है तो बेच सकता है। आड़त तो चलेंगी, आड़त थोड़ी खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है कि सरकार जो है वो अब पल्ला झाड़ रही है कि हम पब्लिक सेक्टर को खत्म कर देंगे, हमारा काम व्यवसाय चलाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ सरकार चलाना है, अब सिर्फ टैक्स वसूल करना ही काम रह जाएगा सरकार का। चाहे वो पब्लिक सेक्टर में वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, चाहे रेलवे में अभी आप देखो हवाई अड्डे बेचे गए हैं। तो ये सब क्या हो रहा है कि अब सरकार नहीं चाहती कि व्यवसाय वो करेंगे या पब्लिक सेक्टर को हम चलाएंगे, सिर्फ प्राइवेट के हाथ में ये सब चीज सौंपना चाह रहे हैं। जो रिटेल अभी आप देखा जो मुकेश अंबानी है वो रिटेल क्षेत्र में जा रहे हैं और खासकर एग्रो के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि उन लोग को फायदा देने के लिए, जो विपक्ष कह रहा है कि उन लोग को फायदा देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है?
देखिए, अगर किसी एक विशेष व्यक्ति की मोनोपोली बनाए जाने के लिए कोई बात की जा रही है तो वो बिल्कुल गलत है, उसको मैं कंडेम करता हूं, मगर ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा विषय को समझना पड़ेगा। हमने रेल बनाई, रेलवे का जैसे एक मुद्दा आ रहा है आजकल, मैं उसी उसी से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने रेल बनाई तो उसका नाम ही प्रॉक्सी रेल रखा है। अगर रेल हमारी जो चल रही है उसी के साथ साथ उसके अंदर प्रतियोगिता का भाव पैदा करने के लिए अगर एक आध रेल उदाहरण स्वरूप प्राइवेट सेक्टर चलाती है तो इसमें बुरा क्या है? कारण क्या है कि देखिए, हमारे जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो प्रतियोगिता से भागना चाहते हैं। अगर हम प्रतियोगी सामने नहीं खड़ा होगा तो हम सेवा प्रॉपरली कैसे दे पाएंगे, हम सर्विस कैसे दे पाएंगे? आज आज पब्लिक से मोनोपोली तो अगर मोनोपोली अगर अंबानी की खराब है, अडानी की खराब है, तो मोनोपोली तो बीएसएनएल की भी खराब है, रेलवे की भी खराब है। अरे भाई, आप प्रतियोगिता में उतरिए। 2 ट्रेन प्राइवेट आदमी चला रहा है, आप देखिए कितनी बढ़िया सुविधा दे रहा है, कैसे टिकट रख रहा है, क्या कर रहा है, आप उसे लीजिए और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए। पूरा का पूरा प्राइवेट की बात ही नहीं हो रही है ना कहीं। केवल उदाहरण स्वरूप, प्रयोग स्वरूप ये काम किया जा रहा है और इसके पीछे जो मूल मंशा है वो ये है कि प्रतियोगिता में हमारे पब्लिक सेक्टर भी खड़े रहने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। ये जो ऐसा नहीं है कि सरकारी लेवल आप पे लगा है तो आप किसान बिल है, कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सक्लूसिव हो गए। किसान बिल है और कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। ये तो व्यवस्था यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में भी है, लेकिन आप वहां देखो, वहां व्यवस्था बहुत खराब है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है बहुत ज्यादा। वहां पे आप देखो, $60,000 हर साल किसान को देते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे बात करें तो सिर्फ $200 ही यहाँ पे बात करें तो सिर्फ $200 ही किसान को मिलता है। तो ये कंसेप्ट जो है, जो किसान बिल में, कृषि बिल में लेके आ रही है, ये सक्सेस नहीं है यूरोप में, तो कैसे सक्सेस करेंगे इंडिया में? वहां पे तो भंडारण की बहुत सी कॉन्ट्रैक्ट सुविधा है। फार्मिंग, हाँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि वो अमेरिका में तो बहुत बड़े सेक्टर के लोग हैं, वहां पे तो वॉलमार्ट भी है जो पूरा भंडारण करती है। कैसे सरवाइव करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना? हाँ जी, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी संविदा खेती की बात है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ये भी सरकार एक परिकल्पना लेकर आई है। सरकार ने एक परसेप्शन दिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जा सकते हैं। अब इसको आप इस रूप में देखिए, छोटी छोटी जोत है, सही ढंग से कृषि नहीं हो सकती। अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए 1-2 बीघा खेती है और वो व्यक्ति अगर अपनी कृषि देना चाहता है तो उस पर राइडर क्यों लगाया जाए? जो नहीं देना चाहता है उस पर बाध्यता थोड़ी है। जो नहीं देना चाहता है उस पर बाध्यता नहीं है, लेकिन जो नहीं करना चाहता है उस पर हम राइडर क्यों लगाएं कि नहीं तुम्हें खेती देनी पड़ेगी और उसी हिसाब से देनी पड़ेगी जैसा गांव में तुमसे मांगी जा रही है। तो एक वाक्य में अगर पूरी इन तीनों विधेयकों को आप समझना चाहें कि हमारी सरकार किसान को हर दृष्टि से बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है और उसको प्रतियोगिता में उतारने की इस नाते कोशिश कर रही है कि उसको बड़ा स्कोप मिले, रेट के बारे में भी बड़ा स्कोप मिले, अपनी जमीन को जोतने बोने के बारे में भी बड़ा स्कोप मिले, अपनी जमीन को वैज्ञानिक तरीके से करने के बारे में भी बड़ा स्कोप मिले। एक बड़े स्कोप की ओर हम उसको लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं इन विधेयकों के बाद। इसमें कुछ भी किंचित मात्र भी किसान विरोधी या किसानों की समस्या को अनदेखी करके नहीं किया गया। अब परिणाम कैसे आएंगे ये तो सामने, जब ये विधेयक आएंगे और उनकी लागू होंगे तब परिणाम आपके सामने आएंगे। तो क्या उम्मीद करें, अभी इस बिल पर अभी और बहस होगी और निकल के चीजें आएंगी? नहीं, बहस तो होनी चाहिए, खुले मन से होनी चाहिए और कोई रचनात्मक सुझाव है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? चर्चा तो होनी चाहिए, खुले मन बहस से तो होनी चाहिए ना। अगर क्या है, ये सबको पता लगे ना। नहीं, तो बहस के लिए तो वो तैयार है। विपक्ष बहस के लिए, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं क्या बिल है और विपक्ष भी बरगला रहा है लोगों को, सोशल मीडिया पे बरगला रहा है।
तो आगे क्या होता है देखते हैं। विपक्ष, देखिए सारे देश में विपक्ष कहीं भी रचनात्मक काम नहीं कर रहा है। विपक्ष का दायित्व ये भी बनता है, और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कई मौकों पर सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन किया जो देश के हित में थी। आज मेरा कहना विपक्षी दलों से यह है कि इन विधेयकों का सही ढंग से अध्ययन करें और किसान के पक्ष में जो बात है उसको बताएं, और अगर किसी बात का दूरगामी परिणाम उनको ये लग रहा है कि खराब होगा तो उस बात को भी बताएं। ये रचनात्मक विपक्ष होता है। ये थोड़ी कि किसान को बरगला दिया, तुम्हारी खेती अडानी ले जाएगा, तुम्हारी खेती अंबानी ले जाएगा। ये इस तरीके से बरगलाना जो है ये गलत। हम किसान को बड़ा राइस दे रहे हैं, एक अच्छी जगह पे उसको ले जा रहे हैं। आज हमने मंडियां ऑन कर दी, लाभ किसान को मिला। देश की मंडियां, सारे देश के एनजीओ। एग्रीमेंट के लिए बात तो नहीं है ना, किसान की मर्जी है कि वो एग्रीमेंट करता है या नहीं करता है। इसमें ये भी है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, किसान के ऊपर है, कहीं भी जरा सी भी बाध्यता नहीं है कि वो एग्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा। ये किसान की अपनी इच्छा है कि वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किसी को फसल देना चाहे, अपना खेत देना चाहे तो दे सकता है, वो भी एक निश्चित सीमा, निश्चित अवधि के लिए। मैंने बताया ना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, या सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा, खेत का एग्रीमेंट होगा, या सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा? फसल का एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी केवल फार्मिंग के लिए, केवल फार्मिंग का है, निश्चित समय के लिए। और वो भी ऑप्शन किसान पर ही है कि वो स्वयं जोतेगा, बोएगा, या साल 2 साल को किसी को दे सकता है। सिंपल है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कृषि बिल पर चर्चा की, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मुद्दे हम आपसे लाते रहेंगे और आपसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते।